आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट 1, इंडियन सोसाइटी इन डिफरेंट एजेस, अर्थात विभिन्न युगों में भारतीय समाज। अब आज हम शुरू कर रहे हैं विभिन्न युगों में भारतीय समाज। तो इसको शुरू करने के पहले आपकी यूनिट में थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि हम क्लियर करने जा रहे हैं। शिक्षा और समाज, यहां पर बात करी गई है शिक्षा और समाज की। समाज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, बालक के सामाजिकरण के बारे में भी हमने पढ़ा। अब थोड़ी सी बात हम और करते हैं यहाँ पर कि समाज क्या है। समाज मनुष्य के सामाजिक संबंधों का नाम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, लोगों से मिलता जुलता है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करता है। और धीरे धीरे जब वो लोगों से मिलता है तब उसके सामाजिक संबंध बनते चले जाते हैं और एक समाज की स्थापना हो जाती है। मनुष्य समाज में रह करके वही कार्य करता है जो कि समाज द्वारा मान्य होते हैं, और इस प्रकार वो समाज द्वारा मान्य कार्यों को करते हुए समाज की एक रूपरेखा तैयार कर लेता है, जिसमें कि समाज के नियम, उनकी वैल्यूज, समाज में जो भी चीजें हैं, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, उन सबको वो अपनाता चला जाता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षा और समाज की, तो यहां पर हम बात करेंगे शिक्षा और समाज के संदर्भ में कि समाज में शिक्षा का क्या स्थान है। आपने सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज होता है वैसी ही शिक्षा होती है। तो इस संबंध में वेंकट रायप्पा ने कहा है, जैसा कि आप पीछे देखिए लिखा हुआ है, वेंकट रायप्पा के अनुसार शिक्षा समाज के बालकों का सामाजिकरण करके उसकी सेवा करती है। इसका उद्देश्य युवकों को सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और समाज के प्रतिमानों को आत्मसात करने के लिए तैयार करना और उनको समाज की क्रियाओं में भाग लेने योग्य बनाना है। तो यहां पर शिक्षा क्या कर रही है? शिक्षा बालक का सामाजिकरण कर रही है और युवकों को सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और जो भी समाज के नॉर्म्स हैं उनको आत्मसात करने या उन नॉर्म्स के अनुसार चलने के लिए शिक्षा तैयार करती है। दूसरी चीज, हॉर्न ने कहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है। यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है। यह ज्ञान और शक्ति से वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके और इस प्रकार भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की संभावना का सर्वोत्तम कार्य करती है। तो यहां पर शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो अतीत की धरोहर है उसको संचित करने या उसको रखने का काम शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। तो शिक्षा अतीत को भी संभाल रही है, वर्तमान को भी संभाल रही है और भविष्य के लिए तैयार कर रही है। अब शिक्षा समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में, मुख्य रूप से उनके स्वास्थ्य और उनके व्यवसाय और समाज में उचित रूप से समायोजन के लिए तैयार करती है। ये शिक्षा का ही कार्य है कि बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, वो समाज में उचित रूप से समायोजित हो, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाए और उन व्यवसायों में उसको संतुष्टि का अनुभव प्राप्त हो। अब हम यहाँ पर दृष्टि डालते हैं कुछ प्राचीन समय में कैसे कैसे समाज थे और उनके अनुसार किस प्रकार से शिक्षा ने अपनी गति ली, किस प्रकार से समाज ने
या शिक्षा ने यह निर्धारित किया कि अब आगे हमें कदम किस प्रकार से रखना है, समाज की क्या मांग है, समाज के अनुरूप शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ओटावे ने कहा है, किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार से बदलती है जिस प्रकार से समाज बदलता है। अर्थात जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे ही वैसे शिक्षा का रूप भी बदलता चला जाता है। तो इस संदर्भ में अगर हम प्राचीन समाज की बात करते हैं, प्राचीन यूरोपीय समाज में धर्म की प्रधानता थी, पूरी तरह से धर्म की बातें होती थी और चरित्र की बातें होती थी। तो उस समय की शिक्षा ऐसी थी कि बालक धार्मिक दृष्टि से योग्य बने और उत्तम चरित्र वाला नागरिक बने। ये बात है आपकी एंशियंट सोसाइटी की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेडिवल सोसाइटी या मध्यकालीन समाज की, तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में आपने नाम सुना होगा रोमन कैथोलिक। तो उस समय रोमन कैथोलिक धर्म की प्रधानता थी। अब इसमें यह था कि इस धर्म के जो भी सिद्धांत थे उसको सभी को मानना होता था और प्रश्न पूछने की कोई अनुमति नहीं थी। शिक्षक जो कुछ भी बताते थे छात्रों को उसी तरीके से उनको सुनना होता था और उनको उसी प्रकार से अपने जीवन में ढालना होता था। अगर कोई छात्र प्रश्न करता था तो उसको शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था। इसके बाद आया हमारा मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक समाज। अब आधुनिक यूरोपीय समाज में प्रोटेस्टेंट धर्म की बात आती है। तो इसमें क्या था, यहां पर जब कैथोलिक के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म की बात आई तो यहां पर छात्र को अनुमति थी कि वो तर्क वितर्क कर सके, वो प्रश्न पूछ सके, उसको निर्णय लेने का अधिकार था। तो यहां पर जो भी शिक्षा दी गई वो तर्क पर आधारित दी गई। आप देख रहे हैं किस तरीके से समाज के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदलता चला जा रहा है। इसके बाद एक समाज आता है हमारा निरंकुश समाज। अब निरंकुश समाज की अगर हम बात करें तो आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा और आपने हिटलर का नाम भी सुना होगा। तो नेपोलियन इन्होंने फ्रांस में इस प्रकार की शिक्षा की बात करी कि बालक ईसाई धर्म के सिद्धांतों को माने और जो भी शासक है, जैसे शासक नेपोलियन था तो उसके प्रति उनके अंदर एक भक्ति की भावना होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं हिटलर की जर्मनी में, तो हिटलर ने शिक्षा किस प्रकार की रखी, जहां पर कि बच्चा देश हित के बारे में ही सोचे, वो अपने हित के बारे में कुछ भी ना सोचे। जो कुछ उसको सोचना है सिर्फ वो देश प्रेम के लिए ही सोचे और ये सोचे कि मैं देश प्रेम में अपने आप को बलिदान भी कर सकता हूं। फिर एक सोसाइटी आती है हमारी जनतंत्रीय समाज या डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या है, यहां पर बालक को हर एक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। दंड व्यवस्था में यहां पर सुधार हो गया और जो कुछ भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगे थे वो धीरे धीरे हटाए जाने लगे। यहां पर बालक स्वतंत्र था अपने प्रश्न पूछने के लिए। अब यहां पर उसकी स्वतंत्रता का दमन नहीं किया गया। जो भी उसने प्रश्न करे, चाहे वो धर्म से संबंधित हो चाहे वो समाज से संबंधित हो, उसको हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें अपने देश की, तो अगर हम देखें कि प्राचीन और आधुनिक भारतीय समाज, तो आपने प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हमारे यहां पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद वो वर्ण व्यवस्था अगर आप आधुनिक समय में देखें तो धीरे धीरे खत्म होती चली गई है और अब हरेक को
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जबकि आगे चल के जब हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है इसकी यूनिट की, तो जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था थी और किस तरीके से वैदिक पीरियड जब प्रारंभ हुआ तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबको शिक्षा का अधिकार था। लेकिन धीरे 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 जब वैदिक पीरियड समाप्ति की ओर था, या हम उत्तर वैदिक पीरियड कह सकते हैं, उस समय वर्ण व्यवस्था में एक बदलाव आया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तो शिक्षा प्राप्त करेंगे और शूद्र क्या करेंगे, वो इनकी सेवा करेंगे। अब आप खुद कल्पना करिए कि उस समय की स्थिति क्या थी हमारे देश की। धीरे 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 युग बीतते चलेगा और आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हमारे समाज में आ चुका है, जहां पर वर्ण को लेकर के किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है, सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है। इसके बाद ये कहा गया, ओटावे ने कहा कि शिक्षा वास्तव में समुदाय के पूर्ण जीवन के अलावा कुछ नहीं है। ओटावे ने शिक्षा के संबंध में बहुत कार्य किया है। इनका कहना था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा तो एक तरह से हमारा पूर्ण जीवन है। इन्होंने शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया था कि हम घर से निकलते हैं, विद्यालय में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा तो शिक्षा का दायरा बढ़ता चला जाता है। तो शिक्षा क्या है, एक तरह से समुदाय का पूर्ण जीवन है, इसके अलावा शिक्षा कुछ नहीं है। इन्होंने बात करी थी पूर्ण रूप से एक समुदाय की और शिक्षा के व्यापक अर्थ की। तो अब हमने समझा हमारा समाज, यहां पर हमने बात करी समाज में शिक्षा का क्या स्थान है, किस प्रकार से धीरे धीरे चाहे वो यूरोपीय समाज हो, हमारा समाज हो, उसमें किस प्रकार से बदलाव आते चले गए। अब हमने इतना तो जान लिया, अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर। अब इसको हमने कुछ पॉइंट्स में लिया है कि किस तरह से शिक्षा हमारे समाज को प्रभावित करती है। देखिए, इसमें वही सब कुछ है जो हमारे जीवन में घटित होता है या जो हम अपने बड़ों से सुनते चले जा रहे हैं। इनको सिर्फ हमने कुछ पॉइंट्स में बता दिया है कि शिक्षा किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि शिक्षा क्या कर रही है, सामाजिक विरासत का संरक्षण कर रही है। अब सामाजिक विरासत का संरक्षण कर रही है, क्या मतलब है इसका? जैसा कि आपने देखा था हॉर्न की परिभाषा में, मैंने बताया था आपको कि शिक्षा क्या कर रही है, शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है। शिक्षा अतीत को भी ले रही है, शिक्षा वर्तमान को भी ले रही है और शिक्षा हमको भविष्य के लिए तैयार भी कर रही है। ये सारी चीजें आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। यहां पर हम सिर्फ आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक सुधार और प्रगति के रूप में। अब क्या होता है कि अगर हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, समाज में अगर कुछ दोष हैं, तो शिक्षा क्या कर रही है, समाज के लोगों को शिक्षित करके यह कार्य कर रही है कि वो समाज के दोषों को या सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकें। जब हम शिक्षित होते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तभी हमें समाज के गुण और दोष समझ में आते हैं। इसके बाद इसी संबंध में जॉन डेवी ने कहा है, शिक्षा में अति निश्चित और अल्पतम साधनों द्वारा, मतलब बहुत थोड़े से साधनों के द्वारा शिक्षा में सामाजिक और संस्थागत उद्देश्य के साथ साथ, मतलब सामाजिक उद्देश्य भी है और विद्यालय जहां पर कि हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। मतलब शिक्षा व्यक्तिगत तौर पर भी हमें आगे की ओर बढ़ा रही है, हमारी संस्था को, साथ साथ हमारे समाज को भी
उन्नति की ओर ले जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक नियंत्रण। जैसा कि अभी पहले भी डिस्कस किया है, शिक्षा समाज के विभिन्न दोषों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए क्या कर रही है? जनमत का निर्माण कर रही है। जनमत मीन्स अगर शिक्षित लोग एक साथ एकत्रित हो जाएं तो वो समाज में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। तो यहां पर जनमत मीन्स जब हम सब समाज में फैली हुई किसी भी बुराई के लिए एक साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं। जैसे बहुत उदाहरण है पहले के, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये सारी चीजें क्यों समाज से धीरे धीरे हट रही हैं? क्योंकि और काफी चीजें ऑलमोस्ट हट चुकी हैं, जिसमें कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सारी चीजें पूर्ण रूप से हमारे समाज से हट चुकी हैं, क्योंकि किसी एक समय में इसमें जनमत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शिक्षित लोगों ने समाज से इन बुराइयों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन। अब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि विभिन्न समाजों में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होते चले गए। तो शिक्षा ही है जो हमारे समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके बाद बालक का सामाजिकरण। जब बालक घर से निकलता है, विद्यालय में प्रवेश करता है और अन्य लोगों के संपर्क में आता है, शिक्षित होता है, तब उसका सामाजिकरण स्वतः ही होता चला जाता है। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बालक का सामाजिकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है और बालक दूसरे बालकों का सर्वोत्तम शिक्षक होता है। देखिए, विद्यालय क्या है? विद्यालय भी तो समाज का लघु रूप है। तो जब बालक और लोगों के समूह में जाता है और लोगों से मिलता है तो उसका सामाजिकरण बहुत बेहतर तरीके से होता है और बालक अन्य बालकों के लिए भी एक शिक्षक की भूमिका अदा करने लगता है, क्योंकि बालक क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे का अनुकूलन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तो हमने बात करी कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, अब हम बात कर रहे हैं समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, समाज और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समाज बढ़ रहा है, शिक्षा को गति मिल रही है, शिक्षा को गति मिल रही है, समाज आगे बढ़ रहा है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं। अब अगर हम बात करते हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाज के स्वरूप का प्रभाव। जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। अब अगर हम बात करें कि हमारा समाज लोकतंत्री समाज है, तो हमारी शिक्षा भी उसी प्रकार की होगी। अब लेकिन हम बात करते हैं कि समाज के स्वरूप का जो प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा के ऊपर, तो अगर हम देखें कि अमेरिका कैसा है, पूरी तरह से एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। तो दोनों में जो शिक्षा की व्यवस्था है वहां पर कुछ इस प्रकार से अंतर आ जाता है कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर वो बात करते हैं कि किस प्रकार से, चूंकि उनका देश डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, तो वहां पर वो बात करेंगे कि किस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती चली जाए। हमारा चूंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार से उपयोग करें, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से बढ़ावा दें, बेहतर एजुकेशन किस प्रकार से लाएं। तो यहाँ पर अभी हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा लोकतंत्रीय समाज। लोकतंत्रीय समाज में जितना अच्छा समाज होगा, लोकतंत्र होगा, जहां पर लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा, किसी भी तरह का कोई निरंकुश शासन नहीं होगा,
वहां पर शिक्षा उतनी ही बेहतर तरीके से होगी। इसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन। अब अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता चला गया वैसे वैसे शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। वही चीज जो मैंने पहले भी कही थी कि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा दी जाएगी। अभी हम इनको सिर्फ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे, बौद्ध पीरियड की बात करेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारे समाज में परिवर्तन होता चला गया और शिक्षा का स्वरूप भी उसी प्रकार से परिवर्तित होता चला गया। इसमें राजनीतिक दशाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसी राजनीतिक दशाएं होती हैं उसी प्रकार से शिक्षा की भी व्यवस्था करी जाती है। अगर राजनीतिक दशाएं अच्छी हैं, वहां पर शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, छात्रों की प्रगति के बारे में सोचा जा रहा है, तो वहां पर शिक्षा उतनी ही बेहतर तरीके से दी जाएगी। अब अगर हम आर्थिक दशाओं की बात करें, समाज की आर्थिक दशाएं, तो समाज की आर्थिक दशाओं में आपने देखा होगा कि अब हमारे देश में चूंकि हम आर्थिक रूप से बहुत उन्नति कर चुके हैं, हम विकासशील हैं, अभी हम विकसित नहीं है, विकासशील देश है, लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए और बालक को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है। फ्री एंड कंपलसरी का क्या मतलब है? प्रत्येक बालक बालिका के लिए शिक्षा में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होगा और हरेक को शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने बात करी कि समाज का शिक्षा पर प्रभाव या शिक्षा का समाज पर प्रभाव। देखिए एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। अब अगर हम अपने ही समाज की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व की जो भारत की स्थिति थी और स्वतंत्रता के बाद जो आज हमारी स्थिति है, दोनों में बहुत अंतर हो गया है। उस समय की जो शिक्षा थी, उस समय अंग्रेजों का राज्य था और उनकी शिक्षा किस प्रकार की थी? अंग्रेजों की शिक्षा इस प्रकार की थी कि उन्होंने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई हुई थी कि भारत में हर एक को शिक्षित नहीं करना है, कुछ ही लोगों को हमें शिक्षित करना है। और शिक्षा की प्रगति उस समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश हो। यह अंग्रेजों की थ्योरी थी। उनका यह कहना था कि हमें हर एक को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, जिन लोगों के पास समय है हमें उनको शिक्षा देनी है। दूसरी चीज उनका यह कहना था कि हमें अपने तौर तरीकों से भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ाना है। जबकि अगर हम आज के समय में देखें तो आज हमारी शिक्षा का जो एक रूपरेखा है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। ये जन्मति था जिससे कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ पर शिक्षा और समाज और शिक्षा दोनों का ही एक मिला जुला प्रभाव एक दूसरे के ऊपर, जिसके फलस्वरूप आज हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में, स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में खड़े हुए हैं और हम एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी है शिक्षा और समाज की।